हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इतिहास गवाह है कि सफलता किसी को सरलता से नहीं मिली। जाहिर सा बात है कि विद्यार्थी जीवन में आपके सामने भी संघर्ष है, आपको भी मेहनत की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में न तो आपको थकना है न थमना है, और सतत प्रयास से ही आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। खैर, आज हम आपके लिए भारत के संविधान या इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। हम वीडियो में आगे कुछ बात करें उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 2 लाइव सेशन हम संविधान में संशोधन से संबंधित ले चुके हैं, जिसमें हम 42वें संविधान संशोधन तक पूरी डिटेल में जानकारी प्रस्तुत की है। क्या प्रोसेस है, कब किया गया, क्यों किया गया, ये तमाम चीज़ें। तो बेहतर ये होगा कि आप वक्त निकाल करके, हालांकि वो वीडियो थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन आपको अगर डिटेल चाहिए 42nd अमेंडमेंट तक, तो पहले से मेरे चैनल पर लाइव में वो अवेलेबल है, आप उसको जरूर देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान को अगर बहुत कठोर और अस्थायी बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्र के विकास के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदलने की आवश्यकता है, और इसी बदलाव की श्रेणी में संविधान में भी बदलाव का या संशोधन का प्रावधान रखा गया, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान के औचित्य को कायम रखा जाए, उसकी प्रासंगिकता को बरकरार रखा जाए और समय के अनुकूल वो बना रहे। तो भारत के संविधान का एक विशिष्ट गुण है कि इसमें गतिशीलता है, इसमें लचीलेपन का गुण है, और इसीलिए संविधान में संशोधन हो पाता है। भारत के संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के संदर्भ में पूरी व्यवस्था दी गई है। ये जो संविधान संशोधन का प्रावधान है भारत के संविधान में, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये फैक्ट्स है जो आप निश्चित तौर पर जान रहे होंगे। तो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का भारत के संविधान में प्रावधान है: साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से और राज्यों के अनुसमर्थन से। मोटे तौर पर यहां सिर्फ हम आपको ये बताते चले कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां इसको दोनों सदनों से पारित होना होता है। दोनों सदनों से जब ये पारित हो जाता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और फिर जाकर के ये संशोधन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन संविधान संशोधन की जो तीसरी व्यवस्था है राज्यों के अनुसमर्थन से, इसमें है कि दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से या विशेष बहुमत से पारित होने के बाद इसको राज्यों के अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है, और अगर आधे से अधिक राज्य उस पर अपनी सहमति प्रस्तुत कर देते हैं तब इसको अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन का शुरुआत 1951 से ही हो गया। संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और संशोधन की जो प्रक्रिया है बेसिकली भारत में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को जो उसके प्रावधान है उसके एग्जीक्यूशन, उसके लागूकरण के संदर्भ में हुआ। सरकार जहां चाहती थी कि डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करके सामाजिक न्याय की बहाली की जाए, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रावधान ऐसे थे, जैसे कि आर्टिकल 13 जो राज्य को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो कि मूल अधिकारों को छीनने या हनन करने का काम करती है। इसी व्यवस्था में इन दोनों के बीच में टसन होता रहा है और संशोधन की प्रक्रिया भी बढ़ते रही है। ये सब बात हम बहुत डिटेल में अभी आपको नहीं बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि लाइव सेशन में हम संविधान में संशोधन का 42वां संशोधन तक पूरी जानकारी, सारा प्रक्रिया स्पष्ट कर चुके हैं। आप उसको जरूर देखिए। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में उनकी प्रायोरिटी को लेकर के जो लगातार संसद और न्यायपालिका में टसन चलता रहा है, उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका हेडिंग है मूल अधिकारों में संशोधन का प्रावधान। इसके अलावा संशोधन के लिए मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, तो मेजोरिटी पर भी कितने प्रकार के मेजोरिटी होते हैं, कौन सी मेजोरिटी किस प्रकार से की जाती है, क्या उसका प्रक्रिया है, इस पर भी एक वीडियो है। तो आप ये वीडियो सब देख लें। और आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करने जा रहे हैं।
यहां पर हम सिर्फ 11 क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसको 2 पार्ट में ही बनाएंगे क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। 11 क्वेश्चन तो कहने को होंगे, ये आपके मनोविज्ञान को ये दिखलाएगा कि सिर्फ 11 क्वेश्चन ही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 11 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे तो 44 तो ऐसे आ जाता है। हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे जुड़ी हुई चीजें आपके सामने आती जाएंगी। तो ये 11 क्वेश्चन 40 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बार 40 क्वेश्चन को याद करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। ये कम से कम की बात कर रहे हैं कि 40 क्वेश्चन आपके सामने आएगा। उससे जुड़ी हुई और जो बातें आएंगी वो बातें भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो आप वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। जो इस वीडियो में हम 42वां 44वां संशोधन तक जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं वो सारा कुछ आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी किया गया है, एंगल दिया गया है, ताकि क्वेश्चन अगर किसी दूसरे एंगल से पूछा जाए तब भी आपको आंसर करने में असुविधा का सामना करना न पड़े। तो हिम्मत रखिए, रणनीति बनाइए और सही रणनीति के साथ मेहनत को अंजाम दीजिए और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं संविधान में संशोधन से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश मुक्ति को किस संशोधन द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था? ऑप्शन को देखें। 14वां संशोधन 1962, सबके विषय में भी हम आपको बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकल करके आपके सामने आ जाएंगे, बस आप नोट करने का काम कर लें। तो ऑप्शन ए 14वां संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पांडिचेरी में करिकाल, माहे और यनम भी शामिल थे। पांडिचेरी में करिकाल, माहे और यनम भी शामिल थे। यह भी जान लें कि 2006 में पांडिचेरी का नाम बदल करके पुद्दुचेरी कर दिया गया है। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ और चीजों को भी आप नोट कर लें। जैसे 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया। इसी तरीके से 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1973 में ही लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था और 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था। तो खैर 14वां संशोधन और बाकी जो उससे संबंधित बातें निकल करके आ रही थी मैंने आपको बताया। ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963, ये इस सवाल का सही जवाब है। 15वां संशोधन 1963 इस सवाल का सही जवाब है और इसी संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश मुक्ति का जो उम्र है उसको 62 से बढ़ाकर के 65 किया गया। हाई कोर्ट का 60 से 62 और सुप्रीम कोर्ट का 62 से बढ़ाकर के 65 वर्ष। 12वां संविधान संशोधन, इसके तहत गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बनाया गया। आप सब जानते हैं कि गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था, तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको भारत में शामिल किया गया, भारत का अंग बनाया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966, ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है और इसके द्वारा पंजाब और हरियाणा को 2 अलग अलग प्रांत बनाया गया, अलग अलग राज्य बनाया गया और इन दोनों का राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। और चंडीगढ़ अभी नव स्थापित शहर था और चंडीगढ़ को साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। तो पंजाब और हरियाणा को 2 अलग राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। चंडीगढ़ उसकी राजधानी बनी और साथ ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी बना। तो चारों ऑप्शन के विषय में अगर हम लोग जानेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे महत्वपूर्ण संशोधन आपको समझना और उसको याद रखना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। किस संविधान संशोधन से पूर्व चुनाव संबंधी विवाद के निपटारे का काम निर्वाचन न्यायाधिकरण करता था? फिर से क्वेश्चन को सुन लें। किस संविधान संशोधन से पहले चुनाव संबंधी विवाद के निपटारे का काम निर्वाचन न्यायाधिकरण करता था? सबसे पहले यहां पर उत्तर जान लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, 19वां संविधान संशोधन 1966।
19वां संविधान संशोधन 1966। तो पहले निर्वाचन न्यायाधिकरण करता था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 को संशोधित किया गया और अब चुनाव संबंधी विवाद के निपटारे का अधिकार उच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। तो अभी ये अधिकार उच्च न्यायालय को है, लेकिन 19वां संविधान संशोधन से पहले निर्वाचन न्यायाधिकरण को होता था। तो सही उत्तर आपने जान लिया। अब बाकी ऑप्शन को देख लें। 13वां संशोधन 1962, इसके तहत नागालैंड को भारत का नया राज्य बनाया गया। नागालैंड पहले असम राज्य के अंतर्गत था, तो असम से इसको अलग करके नागालैंड एक राज्य बना और पहले नागालैंड 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य था। पहले नागालैंड 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य था। आज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। पहले इस संशोधन से पहले नागालैंड भी 6 शेड्यूल के अंतर्गत आता था। 5वां संशोधन 1955, इसमें यह प्रावधान है कि अगर संसद किसी राज्य के स्वरूप को बदलना चाहता है, किसी विद्यमान राज्य को नए राज्य के तौर पर बदलना चाह रहा है, या राज्य की सीमाओं को काट करके नया राज्य बनाने जा रहा है, या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिलाकर के नया राज्य बनाने जा रहा है, तो ऐसा विधेयक पहले राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जो हैं वो उस राज्य के विधानमंडल के पास उस विधेयक को भेजते हैं, जिससे कि उस राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र प्रभावित होने जा रहा है। ये जो राज्य विधानमंडल के सलाह के लिए भेजने वाली प्रक्रिया है, ये 5वें संविधान संशोधन 1955 के बाद ही शुरू हुआ। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। तो विधानमंडल के राय के लिए भेजे जाने से संबंधित है 5वां संशोधन। 7वां संशोधन पर आगे क्वेश्चन आएगा, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 25वां संशोधन 1971 का संबंध किससे है? सबसे पहले सही उत्तर जान लें, और सही उत्तर है ए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण से। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण से। अगर इसको हम लोग सामान्य शब्दों में समझें तो इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको अगर क्रियान्वित करना हो तो न्यायपालिका किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना करे। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत के संविधान के 39B और 39C को अगर एग्जीक्यूट करना हो, उसको अगर लागू करना हो, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका होगी वो बाधक का काम नहीं करेगी। तो ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। 39B और C का नाम हमने अगर लिया है, यहाँ पर उसका उल्लेख किया है, तो उसको भी जान ले। 39B में क्या है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका स्वामित्व और नियंत्रण की राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जाएगी ताकि समाज में रहने वाले सभी लोगों को उसका लाभ मिले। तो भौतिक संसाधनों का लाभ समाज के सभी लोगों को मिले, इससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 39 क्लॉज बी। जबकि 39 क्लॉज सी का संबंध यह है कि यहां पर भी राज्य चूंकि ये डीपीएसपी में आते हैं, 39 सी में है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन राज्य के द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा कि धन और उत्पादन के संसाधनों का या साधनों का संकेंद्रण कुछ एक लोगों के हाथ में न हो। मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी भूमि संपत्ति न रहे, इस बात का प्रावधान किया जाएगा। तो इन चीजों के लिए ही सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा और इसके लिए ही भारत के संविधान में 25वां संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी को देखें। भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के प्रीवी पर्स एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति से, इससे संबंधित जो संशोधन किया गया वो है 26वां संशोधन 26th अमेंडमेंट, और यह हुआ था 1971 में। इन चीजों को भी प्लीज नोट कर लीजिएगा। सी, लोकसभा के सीटों की संख्या को 525 से 545 करने से, ये 31वां 31st अमेंडमेंट के द्वारा 1974 में किया गया था। हालांकि आज की तारीख में लोकसभा का सीट का जो संख्या है वो 543 हो गया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन के लिए प्रोविजन को खत्म किया गया है। लेकिन ये लोकसभा के सीटों की संख्या को 525 से 545 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में किया गया था।
और डी ऑप्शन को देखें, सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाने से। इसके लिए भारत के संविधान में 35वां अमेंडमेंट किया गया था और यह कार्य भी 1974 में हुआ था। तो इसमें सहयोगी राज्य जब बनाया गया तो सिक्किम को भारत के संसद में 2 प्रतिनिधि, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में भेजने का अधिकार दिया गया था। और ये जो प्रतिनिधि होते थे ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे। खैर, तो 35वां संशोधन इससे संबंधित था और 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को फिर भारत का अंग बना लिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना था। तो बाकी ऑप्शन और उससे जुड़े हुए संशोधन जो हैं उसको भी आप नोट कर लें। इसका सही उत्तर था ए। नंबर 4, प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 31B का संबंध किससे है? 31B पहले संशोधन के द्वारा, सबसे पहले जान ले कि पहले संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 में, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार था, 31 में संशोधन करके और 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31A और 31B, जहां सवाल पूछ रहा है कि 31B का संबंध किससे है। तो ऑप्शन को देखें, जनहित में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिग्रहण से, जनहित में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिग्रहण से, ये चौथा संशोधन था 1955 में जिसके द्वारा ये काम किया गया। मतलब जनहित में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था चौथे संविधान संशोधन 1975 के या 55 के द्वारा, माफ कीजिएगा, किया गया। इस सवाल का सही जवाब यह है कि 9वीं अनुसूची के निर्माण से, 9वीं अनुसूची के निर्माण से 31B के तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची का ही प्रावधान था। तो अगला जो अनुसूची जोड़ा गया वो था 9वीं अनुसूची और इसका संबंध है 31B से। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित है 31A। मैंने बताया शुरुआत में कि पहले संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में A और B क्लॉज जोड़े गए थे। तो B का संबंध है 9वीं अनुसूची के निर्माण से और C मतलब जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान को 31A में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 5, किस वाद में प्रथम संशोधन अधिनियम की वैधता मतलब वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी? किस केस में प्रथम संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी? पहला संशोधन क्या है, आप पिछला क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, ठीक है। 31A और B से संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। पहले इसका सही उत्तर जान ले। तो सही उत्तर है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ये जो केस हुआ था ये 1951 में हुआ था और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ये केस में प्रथम संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। दरअसल चुनौती देते हुए चुनौतीकर्ता का कहना यह था कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 13 क्लाउज 2 है, 13 क्लाउज 2 है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीनती हो, कम करती हो या फिर उसका हनन करती हो। चूंकि पहले संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मामलों को छीना जा रहा था, कम किया जा रहा था, उसी को चुनौती दिया गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के जो दावे थे उसको खारिज कर दिया, उसको मान्यता नहीं दी। तो आंसर है बी। अब ऑप्शन ए को देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पहले तो ये जाने कि ये मामला 1967 का है और बड़ा ही चर्चित मामला रहा है भारत में और यहाँ से दर्जनों बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये भी जान ले कि गोलकनाथ के मामले में 11 जजों के पैनल ने 6-5 के रेशियो में अपना फैसला सुनाया था और इसमें ये कहा गया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। फिर से दोहरा दें कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब सी को देखें, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये 1965 का मामला है और
इस मामले का भी कड़ी पीछे वाले जो वाद हैं, जो केस है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी शंकरी प्रसाद के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, मतलब कि उसको जो खारिज किया था, उसी निर्णय को यहाँ पर भी दोहराया गया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। ठीक है। और केशवानंद भारती केस आप सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। 1973 डिटेल हम आपको बता चुके हैं लाइव क्लास में। आप पूरा अगर देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिए। केशवानंद भारती केस 1973 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 6, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को पलट दिया गया? तो सबसे पहले गोलकनाथ केस को फिर से एक बार याद कर ले। इसमें क्या था कि संसद संविधान के भाग 3 मतलब कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात गोलकनाथ केस में किया गया था, निर्णय दिया गया था। फिर से क्वेश्चन को देखें अब। किस संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को पलट दिया गया? मतलब जो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती ये जो बात थी उसको संसद में पलटा गया। इसका सही उत्तर पहले जाने। सही उत्तर है सी, 24वां संशोधन 1971। मतलब कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। और यहां पर आर्टिकल 368 का शीर्षक ही इस संशोधन के द्वारा बदल दिया गया। पहले आर्टिकल 368 जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, पहले उसमें लिखा हुआ था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, अगर इसको अंग्रेजी में बोलें तो प्रोसीज्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बदल करके इस संशोधन के द्वारा संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया कर दिया गया। मतलब कि संसद ने अपना डोमिनेंस कायम रखने के लिए गोलकनाथ केस के निर्णय को पलट दिया और ये व्यवस्था कर दिया इस संशोधन के द्वारा कि संसद संविधान के मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। बाद में इस पर बहुत सारे विवाद हैं, जो आप अगर उसको भी देखना चाहें तो मैंने मूल अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर भी एक यूट्यूब बना करके आपके लिए अपलोड कर रखा है। आप उसको देखिएगा तो उससे जुड़े हुए भी कई सारी चीज़ें आपको समझने और जानने को मिलेंगी। खैर, 26वां संशोधन 1971, अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन के ऑप्शन के थ्रू मैंने बताया कि 26वां संशोधन 1971 प्रीवी पर्स की समाप्ति और रजवाड़ों का जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त करने से संबंधित था। तो ये आपको दोबारा रिकॉल कराने के लिए जानबूझकर ये ऑप्शन रखा गया है। नंबर 7 चलते हैं। 30वां संविधान संशोधन 1972 का संबंध है, ऑप्शन को देखिए, लोकसभा की संख्या को बढ़ाने से। इसका भी जवाब हम पहले आपको दे रखे हैं कि 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था और 1974 में इसके लिए 31वां अमेंडमेंट किया गया था। तो दोबारा रिकॉल हो गया ये। बी को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब यहां है लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष का मतलब लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष है। अब पढ़ें। अध्यक्ष द्वारा सांसदों या विधायकों द्वारा दिए गए त्यागपत्र की जांच किया जाएगा। सबसे पहले ये जान लें कि ऐसी व्यवस्था 33rd अमेंडमेंट 1974 के द्वारा किया गया है कि अगर कोई सांसद या विधायक लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है तो उसकी ये जांच करेंगे कि सांसदों या फिर विधायकों ने अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है या उनको जबरदस्ती त्यागपत्र दिलवाया जा रहा है। अगर उनके द्वारा दिया जाने वाला त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं है तो उनके त्यागपत्र को वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो बी का संबंध है संशोधन 33 से। सी को देखें। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई। ये 41वां अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में किया गया। इसको भी प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र सीमा 60 से बढ़ा के 62 वर्ष की गई। इसके लिए भारत के संविधान में 41वां संशोधन किया गया था। और इस सवाल का कि 30वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, सही उत्तर है डी, सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी क्षेत्राधिकार को विस्तृत किया गया।
दीवानी का मतलब कि जमीन जायदाद पैसा संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं। दरअसल इस संशोधन से पहले मतलब 30वें संशोधन से पहले 20,000 से कम की संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके बाद 20,000 से कम के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लगे या ऐसी व्यवस्था कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया गया? ये जो मामला है 1958 में पाकिस्तान के साथ सीमा पुनर्गठन से संबंधित था। 1958 में इसके लिए समझौता हुआ था और यहाँ पर जो मामला है वो बेरुवारी संघ से संबंधित है। बेरुवारी केस 1960 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है, आप सब जानते हैं। और जब हम 1960 बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका आंसर भी आपके सामने आ रहा है। तो सही उत्तर है इसका 9th अमेंडमेंट 1960 और इसके तहत भारत के संविधान के पहली अनुसूची को, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया था और फिर बेरुवारी मामले को सुलझाया गया था और बेरुवारी वाला जो कुछ एरिया था वो पाकिस्तान को सौंपा गया और कुछ बिहार का कुछ एरिया जो था जो पाकिस्तान के हाथ में चला गया था रेड क्लिफ के द्वारा जो बंटवारा किया गया था उसके आधार पर, तो उसको वापस लिया गया। ये पूरा मामला भी हम लाइव क्लास में जहां हम संविधान में संशोधन से संबंधित बातें बताए हैं वहां पर बेरुवारी मामला को डिटेल में हम बता रखे हैं, आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। एनीवे, तो इसका सही उत्तर था ए। बी को देखें, 10वां संशोधन 1961। दरअसल दादर नागर हवेली को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। ये दादर नागर हवेली वाला जो क्षेत्र था ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। इस बात को भी आप जान लें कि दादर नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया और ये दादर नागर हवेली पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। 11वीं संविधान संशोधन ये है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान उनके निर्वाचक मंडल में से अगर कोई स्थान रिक्त हो, मतलब किसी राज्य का विधानसभा भंग हो, इस तरह की स्थिति हो, निर्वाचक मंडल में कौन है आपको पता होगा, लेकिन हम यहाँ बता दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, जबकि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर भी शामिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ स्थान रिक्त भी हो तो राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा किया गया। 7वां संशोधन पर आगे सवाल आएगा और 7वां संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ बता दें कि जो संशोधन से संबंधित हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इन जगहों पर हम बहुत डिटेल बताए हुए हैं। अगर फिर उतना डिटेल जाएंगे तो क्वेश्चन या मतलब आपका जो वीडियो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपके लिए बोझिल हो जाएगा। तो आप अगर उस लाइव सेशन को सुनेंगे तो आपको बाकी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। खैर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 7वां संशोधन भी शायद आपके सामने आ जाए। चलिए 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 7वां संशोधन 1956 के द्वारा नहीं किया गया? तो 7वां संशोधन के द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। सबसे पहले ये जान ले कि 7वां संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो कि 1956 में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए ही लिटरली ये संशोधन किया गया था, जिसमें संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं के संदर्भ में अन्य प्रावधान भी किए गए थे। अब देखते हैं, सबसे पहले सही उत्तर जान लें कि 7वां संशोधन 1956 के द्वारा नहीं किया गया था, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ था। तो सही उत्तर है बी कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 7.5 लाख की जनसंख्या की बाध्यता समाप्त की गई। मतलब कि ये 7वें संशोधन के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में किया गया है। मतलब इसके पहले ये व्यवस्था थी कि कम से कम 7.5 लाख होंगे तो एक प्रतिनिधि होगा। बड़े राज्यों को तो फायदा हो जाता, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों को, लेकिन छोटे राज्यों को इससे नुकसान होता। इसलिए दूसरे संविधान संशोधन 1952 के द्वारा ये एक प्रतिनिधि पर 7.5 लाख की जो जनसंख्या की बाध्यता थी सो समाप्त कर दिया गया।
ठीक है, तो आंसर इसका बी है। अब उधर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए, इसमें लिखा हुआ है कि एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल का प्रावधान। ये 7वें संशोधन के द्वारा नहीं किया गया, मतलब किया गया था ये काम, ठीक है। इस चीज को समझ लें कि भारत के संविधान के आर्टिकल 153 में 153 में ये प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। तो 153 में था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा एक या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही राज्यपाल का प्रावधान 7वां संशोधन करता है। अब सी को देखें, 2 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान। यहां पर भी जान लें कि अनुच्छेद 214 में पहले यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अनुच्छेद 231 में यह बात जोड़ा गया कि संसद यदि चाहे तो 2 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। और आप अगर जुडिशियरी पढ़ें तो आपको पता है कि कई सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जिनका कि कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये 7वें संशोधन के द्वारा ही किया गया। अब इसके बाद है ऑप्शन डी को देखें कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान, ये अनुच्छेद 350 को अमेंड किया गया और उसमें 350 ए जोड़ा गया 7वें संशोधन के द्वारा, और यह व्यवस्था की गई कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। इसी संशोधन के द्वारा 350 बी को भी जोड़ा गया था, 350 बी को भी जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक ऐसे विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा करेंगे। मतलब कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। चूंकि झारखंड सचिवालय में भाषा और लिपि से जुड़ा हुआ आपका सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भाषा वाले टॉपिक के हिसाब से अगर बात करें, एक तो संविधान है ही, पॉलिटी है, यहाँ से तो बनता ही क्वेश्चन है, उस एंगल से भी देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी जान ले कि भारत के संविधान के भाग 17 में 343, 343 से 351 तक में राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो 9th का आंसर भी आपको मिल गया और बाकी ऑप्शन भी आपके सामने आ गए। अभी तक हम लोग 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप उसको नोट कर रहे हो तो ये अब तक 36 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और 105 संशोधन हुए हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे तो 50-60 ऐसे संशोधन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग फुलफिल करने की स्थिति में आ जाएंगे। और बाकी चीज़ें भी इससे जो जुड़ी हुई है वो भी हम लोग देखने और समझने का काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने के समय लॉ मिनिस्टर या विधि मंत्री कौन थे? 42वां संविधान संशोधन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। उस समय कानून मंत्री कौन थे इस विधेयक को जब लाया गया था? सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले। तो सही उत्तर है G.H. गोखले, ऑप्शन डी। उस समय विधि मंत्री थे G.H. गोखले। बाकी लोगों का भी संबंध है 42वें संविधान संशोधन से पहले का, उसको भी जान ले। जैसे जगमोहन लाल सिन्हा, इनके विषय में जान ले कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने जून 1975 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला सुनाया था। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर उस दौर में अगर कोई चीफ जस्टिस फैसला सुनाता हो तो जिसको बोले ना कितना बड़ा जिगरा रखता होगा। तो जगमोहन लाल सिन्हा वही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला सुनाया और उनको चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया और ये निर्णय दिया कि 6 वर्षों तक वो किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं बैठ सकती हैं। तो जगमोहन लाल का संबंध इस रूप में है। अब देखें V.R. कृष्णन अय्यर, जब जगमोहन लाल सिन्हा ने 6 वर्षों तक उनको किसी भी चुनावी
पद पर या निर्वाचित पद पर बैठने से रोक लगा दिया। तो वी.आर. कृष्णन जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने जून 1972 में ही, मतलब 12 जून को जगमोहन लाल सिन्हा का निर्णय आया था और 24 जून को ही वी.आर. कृष्णन अय्यर का निर्णय आया और अय्यर साहब ने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुना दिया। मतलब उनको जो 6 साल के लिए बैन किया था वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। ऑप्शन सी को देखें, सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह को आप लोग इस रूप में याद करते होंगे कि भारत में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही किया गया था। यहां पर यह भी जान ले कि संविधान में माफ कीजिएगा, संविधान में संशोधन के प्रश्न पर, खास करके 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ यह मसला है कि संविधान में संशोधन के प्रश्न पर विचार हो रहा था और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब जी.एच. गोखले और बाकी के विषय में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन तक ही रखेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर ऑप्शन से चूंकि आपको और भी जानकारी मिल रही है तो नोट करेंगे तो ये 40 के आसपास में तो निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। तो बहुत लंबा करके बोझिल नहीं करना है, इतना कीजिए कि आप याद कर लिए। अगले वीडियो में बाकी जितने भी 105 तक में इंपॉर्टेंट संशोधन हैं उनके विषय में भी हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। क्वेश्चन को देखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जिसे लघु संविधान कहा जाता है, इसमें कितने परिच्छेद मतलब कितने सेक्शन हैं? सही उत्तर जान ले, 59 इसका सही उत्तर है। 59 इसका सही उत्तर है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। तो बहुत सारी चीज़ों को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लें। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। बाद में 44वें संशोधन के द्वारा वापस 5 वर्ष किया गया। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह को मानना बाध्यता हो गई। तो 76 से पहले राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद बाध्य हो गए। आगे थोड़ा और जान ले कि बाद में जब जनता पार्टी की सरकार के समय में 44वां संविधान संशोधन होता है तो इस व्यवस्था को थोड़ा सा लिबरल बनाया गया और ये कहा गया कि संसद के द्वारा पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर वो विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास जाता है तो अब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो 42वां संशोधन का इस रूप में भी बड़ा महत्व है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह भी कहा गया, यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार होगा कि आपातकाल का जो डिक्लेरेशन है, जो उसकी उद्घोषणा है, उसको पूरे भारत में या उसके किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विशेष भाग में भी वो लागू कर सकते हैं। तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। केंद्र और राज्य के कानूनों को भी परिभाषित किया गया, मतलब क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया कि केंद्रीय कानून जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और जो राज्य के कानून होंगे वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। मतलब कि राज्य कानूनों की जांच हाई कोर्ट करेगा और केंद्रीय कानून की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये भी इसी व्यवस्था के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग और बातों को देखना चाहें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। समवर्ती सूची पे आपको मालूम है कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं और विवाद अगर हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। और 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के समय में किया गया है, अपना डोमिनेंस कायम करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो केंद्र को मजबूत बनाना चाह रहे थे। तो 5 जो राज्य सूची के विषय थे वो कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये जो विषय थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा। शिक्षा, वन,
माप तौल, वन्य जीव और पक्षियों का, पशु पक्षियों का संरक्षण, और इसके अलावा न्याय प्रशासन। ये 5 चीजें फिर से हम दोहरा दें, शिक्षा, वन, माप तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, ये ट्रांसफर किए गए। मूल कर्तव्य का प्रावधान भी किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर यह काम भी किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए गए थे, इस वीडियो में सारा कुछ बता पाना संभव नहीं है। वैसे फिर हम बता दें कि 42वां संविधान संशोधन तक हम लाइव क्लास में एक एक बात एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप देखिएगा तो आपको ये सब बातें जानकारी में आ जाएंगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसमें हम जो बचे हुए संशोधन है उस पर बात करने जा रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। यहाँ हम लोग 42वां 44वां संशोधन तक थोड़ा थोड़ा टच किए हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन से पहले जितने भी संशोधन हुए हैं या 42वें संविधान संशोधन तक जितने भी संशोधन हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सब आपको बता दिया है। ये प्रैक्टिकली किसी भी विद्यार्थी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर संशोधन को याद करे, और व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवहारिक नहीं मतलब आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर संशोधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या कई सारे संशोधन आज के तारीख में यूजलेस हो चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, उससे जुड़ा हुआ मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन का नंबर तो भले 11 है, लेकिन जो उसको ऑप्शन के थ्रू मैंने बताया है, उससे आपका कई सारा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो अगला वीडियो का आप इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन में 1-2 दिन के अंदर ही हम अगला वीडियो भी लेकर के आएंगे और बाकी संशोधन भी आपके सामने आ जाएगा।